बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ गजल अशरफ। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत और आज की इस सुबह के साथ हम हाजिर खिदमत हैं और बहुत अच्छी अच्छी नई नई प्यारी प्यारी और आपके कानों को पसंद आने वाली खबरें भी हमारे पास हैं जो कि आप पसंद करेंगे। और यकीनी तौर पे ये जो हफ्ता है ये बहुत ही हैपनिंग हफ्ता होने वाला है इस्लामाबाद वालों के लिए भी, लेकिन लाहौर वालों के लिए। इस्लामाबाद वालों के लिए मैंने इस वजह से भी कहा कि इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र कोई इतना ज़्यादा है नहीं। यहाँ से अगर आप 3, साढ़े 3, 4 घंटे की ड्राइव करेंगे तो आप लाहौर पहुँच जाएंगे। और हमारी पहली जो स्टोरी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लाहौर में बसंत की तैयारियाँ अपने उरूज पर हैं। पतंगे, गुड्डे और डोर की फ़रोख्त शुरू हो चुकी है। CCPO लाहौर ने बसंत के लिए मुख्तलिफ छतों के मालिकान से SOPs पर अमल दरामद के लिए श्योरिटी बॉन्ड्स लेने का हुक्म दे दिया है। तफसील के मुताबिक लाहौर में 2246 ट्रेडर्स को खरीदो फरोख्त की इजाज़त मिल गई है। जिला लाहौर में 1 से 8 फरवरी तक पतंगों, गुड्डों और डोर की खरीदो फरोख्त की इजाज़त दी गई है। 8 फरवरी के बाद पतंगे बनाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दूसरी जानिब लाहौर में पतंगे और डोर की खरीदारी का आगाज होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने अंदरूनी शहर का रुख कर लिया है। आवाम के शदीद रश के बायस दुकानदारों ने 1 घंटे बाद भी दुकानें बंद कर दी हैं। शहरियों की जानिब से डोर जो गुड्डे की कीमत है उसके ज़्यादा होने का शिकवा किया जा रहा है। एक तावा गुड्डा 250 रुपये से 300 रुपये तक है। 1.5 तावे गुड्डे की बात कीजिए तो वो 450 रुपये से 500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। 1 पीस का पिन्ना 4000 और 1.5 पीस का पिन्ना 6000 में फ़रोख्त होने लगा है। ये तो पाकिस्तान की रवायत है कि जब भी कोई इवेंट आता है तो हम चीज़ें इस तरह से महंगी कर देते हैं कि हमें ये होता है कि ज़िंदगी में शायद पहली और आखिरी दफ़ा ये इवेंट आ रहा है, जितना कमाना है हम कमा लें। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और अभी आपको पता है कि थोड़े टाइम मतलब 1-2 हफ्ते ही है, उसके बाद रमज़ान भी है। और वैसे क्या होता है दुनिया में चीज़ें रमज़ान में भी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, यहाँ पे महंगी हो जाती है। मसला ये है। लेकिन जो आपने बात की ना कि लाहौरियों के लिए जो अब खुशखबरियाँ आ रही हैं डे बाय डे, छुट्टियों की भी और ये भी, लेकिन इसके साथ मसला अब ये है कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देख रही थी। लोग तो कह रहे थे, मतलब लोगों ने अपनी तिजोरियां खोल दी हैं, इतने उन्होंने कहा। लेकिन साथ साथ शिकवा भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि इतने महंगे गुड्डे क्यों फरोख्त किए जा रहे हैं और क्यों हम ले रहे हैं। लेकिन लेने वाले ले भी लेते हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। जिसने फरोख्त करना है वो 8 दिन के लिए करेगा तो उसने डेफिनेटली महंगा ही करना है। वो सस्ते दामों तो आपको बेच नहीं सकता जी कि आ जाएं 10 रुपए के 5 गुड्डे ले लें। वो जमाना नहीं रहा। अब आपको 200-250 रुपए में 1 तावा गुड्डा लेना पड़ेगा। और वैसे भी आपने 8 दिन के लिए लेना है तो कौन सा आपने ज्यादा खर्चा करना है, ले लीजिए और एंजॉय कीजिए। कट जाएंगी, किसी की आपके पास आ जाएंगी, तो ऐसे करते करते अपनी छतों पे रहिएगा, आपको मिल जाएंगे 1.5 तावे भी, 1 तावा भी, तुक्कल भी मिल जाएगी, बहुत कुछ मिलेगा। एंजॉय तो आप लोग बहुत ज्यादा करने वाले हैं। लेकिन हम लोग भी चाहते थे, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा को यहाँ भी इजाजत देनी चाहिए थी। लेकिन चले आहिस्ता आहिस्ता ही काम आगे चली जाए ना, लाहौर चली जाए। आप भी घर से निकले ना, हिलें थोड़ा सा। हाँ, लाहौर जा सकते। अच्छा, वैसे आपने ये बात की, बहुत सारे लोग अब लाहौर भी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ सफर भी इस तरह से मुफ्त हो गया है। जितनी भी ये जो ट्रैफिक है, आपकी जो बसेस हैं, ग्रीन लाइन बसेस, पिंडी से लाहौर का सफर भी तो मुफ्त होना चाहिए ना। हाँ, ये भी बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन खैर पिंडी में कब ये अलाउ होगा ये भी अब आगे चलकर देखना होगा। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, कौमी विरसे की बात कर लेते हैं। क्योंकि कौमी विरसा और सकाफत की वजारत ने एक निजी कमर्शियल मनसूबे के लिए बरतानवी दौरे हुकूमत की पहली जंग अजीम की यादगार मुंतकिल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। हुकाम के मुताबिक ये यादगार उस वक्त तक मुंतकिल नहीं की जा सकती जब तक इसे बाज़ाब्ता तौर पर महफूज शुदा तारीखी विरसा करार ना दिया जाए। ताहम कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ज़मीन से मुतल्लिक कानूनी जो आप ये कहें कि रिकॉर्ड है उसको फराहम ना किए जाने के बायस ये अमल मुमकिन नहीं हो सका। एक सरकारी अहदेदार का कहना है कि यादगार को महफूज विरसा करार देने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात CDA से बार बार तलब की गई, लेकिन 2020 से अब तक मुतअद्दिद याद दहानियों के बावजूद मतलूबा रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया, जिसकी वजह से महकमा आसार कदीमा तहफ़्फ़ुज़ का अमल शुरू नहीं कर सका। और ये यादगार 1914 के बाद तामीर की गई थी, जिसका मकसद रिहारा और मुल्हिका जो देहात हैं उससे ताल्लुक़ रखने वाले मकामी फ़ौजियों को खराज तहसीन पेश करना था। यादगार उस वक्त कोरी रोड पर रिहारा गांव से करीब वाक़े है। ताहम हालिया तामीराती सरगर्मियों के दौरान इर्द गिर्द की ज़मीन काट कर हमवार कर दी गई है, जिसके बायस यादगार अब तकरीबन आप ये कहें कि 35 से 40 फुट बुलंद एक टीले पर खड़ी हुई है, तन्हा
और हुकाम ने ये भी खबरदार कर दिया है कि ज़मीन की कटाई के बायस यादगार झुक चुकी है मुकम्मल तौर पर और किसी भी वक्त उसके गिरने का भी खदशा मौजूद है। और इस सूरत हाल के पेश नज़र CDA और एक हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से यादगार करीबी चौराहे पर मुंतकिल करने की तजवीज़ भी बाकायदा दी गई है, लेकिन महकमा सारे कदीमा अजायब घर ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और जो आखिरी लाइन आपने पढ़ी है ना, ये बेसिकली मैं देख रहा था, मैं पिछले दिनों जब लाहौर की तरफ जा रहा था तो मुझे ये लगा कि इस्लामाबाद से निकलते हुए ना तकरीबन आपको डेढ़ घंटा चले, ज़्यादा 45 मिनट की ड्राइव तक इस साइड पे भी सोसाइटी नज़र आती है, इस साइड पे भी सोसाइटी नज़र आती है। और इस विरसे के हवाले से भी बात की जाए तो वो जो कटाई की गई है तो डेफिनेटली आप इधर उधर देखेंगे तो वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स होंगे, वहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना बस जिसको भी 1.5 इंच की ज़मीन मिलती है वो ये कहता है कि मैं यहाँ पे अपना प्लॉट बना लूँ। हालांकि गवर्नमेंट को भी इस हवाले से आप सोचना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे अगर आप कंक्रीट जंगल बनाएंगे तो आप के एग्रीकल्चर का क्या होगा, फिर आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से तो लोगों को इतनी आमदनी नहीं होती, तो वो कहेंगे चलो ठीक है यहाँ पे भी सोसाइटी आ रही है तो हम ये बेच देते हैं, हमारा तो भला हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर की चीज़ें ना वो भी ऐसा ऐसा यहाँ पे महंगी हो रही है। सो इस हवाले से और लोग अन्ना का मसला भी तो बना लेते हैं ना। हाँ। जब एक चीज़ आप देख रहे हैं, इसको कहा भी जा रहा है कि आप मुकम्मल तौर पर गिरने लगी है, तो आप कोई ना कोई उस हवाले से फैसला कर लें बजाय इसके कि बाद में प्रॉब्लम हो। बिल्कुल ऐसी है। खबर नौज़ात आगे बढ़ते हुए आपको एक और खबर देते हैं। गज़ल ने तो कहा था कि लाहौर वालों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन अज़मा बुखारी कुछ और कह रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश छुट्टियों के नोटिफिकेशन को जाली करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश छुट्टियों का नोटिफिकेशन जाली है। वाज़ेह रहे कि सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश नोटिफिकेशन में कहा गया था कि सूबे भर में 4, 5, 6 और 7 फरवरी को छुट्टी होगी। इसके अलावा याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर समेत पंजाब भर में 4 छुट्टियों से मुतालिक आगाह किया था। उन्होंने बताया कि पंजाब भर में 6 फरवरी को छुट्टी होगी, 5 फरवरी को कश्मीर डे बनाया जाएगा, हफ्ता इतवार की छुट्टी के साथ पंजाब में एक लॉन्ग वीकेंड बनाया जाएगा। लेकिन इसमें एक एडिशन की गई थी। मुझे लगता है कि उन्होंने मरियम नवाज की स्टेटमेंट को या उनकी ट्वीट को बिल्कुल डिनाई नहीं किया, लेकिन इसमें एक एडिशन जो कि कल गजल आप भी जिक्र करी थी कि शब बारात की भी छुट्टी होगी और पता नहीं किसकी भी छुट्टी होगी। सो वो जो बहुत लंबी छुट्टियों का एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है ना, वो अभी तक नहीं हुआ। बाकायदा नोटिफिकेशन होना है, लेकिन ये मेरे ख्याल है कि 4 छुट्टियां होंगी कश्मीर डे को मिला के लाहौर वालों को। और उस हवाले से मरियम नवाज ऑलरेडी ट्वीट कर चुकी हैं। मरियम नवाज साहिबा तो ट्वीट कर चुकी हैं, लेकिन अब ये इस हवाले से भी थोड़ी सी वजाहत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि शब बारात की भी छुट्टी है या फिर नहीं। चलें ये शाम तक ये वो जो गजल यहाँ पे बैठ के एक्साइट हो रही है ना, इनमें एक्साइटमेंट है कि पंजाब वाले तो छुट्टियां मना रहे हैं, ताकि इनको भी पता होगा कि चले उनके। देखिए हमें तो फिर भी नहीं होगी, मैं तो बच्चों के लिए कह रही हूँ। हम तो पंजाब से इज़हारी यकजहती कर रहे हैं। हम तो पूरे पाकिस्तान की बात करें, इस वक्त जितने भी लोग पंजाब से हमें सुन रहे हैं, अगर हम उनके लिए खुश नहीं होंगे तो फिर इस शो का फायदा क्या है। देखिए हमें ना 5 फरवरी की छुट्टी है ना 6 फरवरी की, हमें सिर्फ एक सैटरडे हफ्ता इतवार को भी हम आपको नजर जरूर आते हैं। हम आपको नजर आ रहे होते हैं। एक छुट्टी हमें होती है, लेकिन फिर भी हम जो चीजें रिकॉर्ड करके जाते हैं वो आपके लिए छोड़ जाते हैं ताकि आप एंटरटेन हो रहे हो। तो आप तो हमें पूरा हफ्ता ही एक किस्म का देख रहे होते हैं, हमें कोई भी छुट्टी नहीं होती। वैसे आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रमजान के हवाले से, क्योंकि मुल्क में रमजान मुबारक से पहले ही महंगाई ने सर उठाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, हमने ये बात पहले ही कर दी थी कि दुनिया भर में जब कोई इवेंट आता है या फिर कोई चीजें सस्ती होती है, लेकिन पाकिस्तान का ये रिवाज है कि यहाँ पर चीजें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ 1 माह पहले यानी कि जनवरी के हवाले से, तो मुल्क में महंगाई की शरह 0.39% इजाफे के साथ सालाना बुनियादों पर 5.80% रिकॉर्ड की गई। विफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई के बारे में माहाना रिपोर्ट जारी कर दी थी और विफाकी इदारा शुमारियात के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक जनवरी 2026 में माहाना बुनियाद पर जिंदा ब्रॉयलर मुर्गी 16%, फिर गंदम की बात की जाए जो कि 10%, टमाटर 7%, आटा 4.8% तक महंगा हुआ। फिर फलों की तो आप बात ही ना करें, फलों की कीमतों में 2.28 और मसाला जात की 2% इजाफी। फिर इसके साथ मछली, फिर बेकरी आइटम, फिर दाल मूंग, फिर इसके साथ खुश्क मेवा जात, फिर खुश्क दूध और फिर गोश्त की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ जनवरी में प्याज और आलू 28%, जबकि मजमूई तौर पर सब्जियां 16.59% तक सस्ती हुई हैं। चीनी की कीमत की बात की जाए तो 9.6 और अंडों की कीमत में 6% की कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता माह दाल, चना, मसूर, फिर इसके साथ आपकी कह लें कि गुड़, फिर साथ ही साथ जो माश की दाल होती है, फिर बेसन, फिर किचन का काम बिल्कुल नहीं करता। हाँ, सिगरेट्स, फिर उनके भी दाम कम हुए जो। और फिर जुलाई की बात की जाए
जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के दौरान महंगाई की औसत शरह 5.24% रही है। वैसे तो मैंने आपको ये 1 बाय 1 चीज़ें बताई हैं किचन की, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये तो मैं आपको अदादो शुमार बता रही थी जनवरी के, जब हम मार्च में बैठे होंगे इंशाल्लाह तो मैं आपको फरवरी का बता रही होंगी, तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है होगा। बिल्कुल ऐसे, और जब मार्च में होंगे ना, मार्च में बहुत ज़्यादा इस वजह से भी होगा कि 18 मार्च के बाद रमज़ान स्टार्ट हो रहा है। रमज़ान में हमने करना ये होता है कि पूरे साल का प्रॉफिट हमने एक ही महीने में कमाना होता है, चाहे हमारी ग्रोसरी हो, चाहे हमारे कपड़े हों, चाहे हमारे जूते हों, वो तमाम तर चीज़ें आपको नॉर्मली अगर पूरे साल में देखा जाए तो एक मैं मिसाल देता हूँ, अगर 10,000 रुपये की कोई प्रोडक्ट मिलती है, अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ईदों पे आपको मिलेगी 20,000 में, 25,000 में, क्योंकि हम नेक लोग हैं, हम इबादत करते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं और प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं रमज़ान में। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक ज़बरदस्त खबर देते हैं क्रिकेट के मैदान से। क्रिकेट के मैदान से वैसे कोई इतनी ज़बरदस्त खबर है तो नहीं, लेकिन पहले ये सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक जो है ना बात बताता हूँ जी। तो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम ने गुलकारी के मैदान में भी कदम रख लिया है। फवाद आलम ने पाकिस्तान टीम के लिए वर्ल्ड कप का गाना क्रिकेट जुनून बना लिया, जिसका टीजर भी उन्होंने जारी कर दिया। अपने पहले गाने से मुतालिक फवाद आलम का कहना था कि पाकिस्तान टीम के लिए बनाए जाने वाला ये गाना 5 फरवरी को रिलीज होगा। गाने के बोल और धुन वाजिद सईद, जबकि वीडियो डायरेक्टर मोहसिन तलत साहब ने ये इस गाने को डायरेक्ट किया। वाज़ेह रहे कि फवाद आलम पाकिस्तान के लिए 19 टेस्ट मैचेस, 38 वनडे और 24 T20 मैचेस खेल चुके हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 2009 में जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 अपने नाम किया था तो उस टीम में भी फवाद आलम मौजूद थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जिस तरह से आपने गाना हमने पहले सुना भी वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी तो सिर्फ टीजर जारी हुआ है। जब पूरा गाना आएगा तो ज़ाहिर है सारे लोग एंजॉय ज़रूर करेंगे। और फवाद आलम के हवाले से आपने बात की है तो अभी तो मैंने थोड़ी सी एक हमने झलक देखी है, इस गाने का इंतज़ार हम सबको रहेगा। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिए चलते हैं जापान, जहाँ पर जापानी वॉलीबॉल स्टार यूजी नशीदा एक ऑल स्टार इवेंट के दौरान पेश आने वाले एक गैर इरादी वाक़े के बाद अपनी मुनफरिद और ड्रामाई माजरत की वजह से सोशल मीडिया और अवामी तवज्जो का मरकज़ बन गए। ये वाक़या मगरबी जापान के शहर कुबे में मुनक्किद एक वीकेंड ऑल स्टार मुकाबले के दौरान पेश आया। 26 साला यूजी नशीद, उनकी बात की जाए तो हाफ टाइम के दौरान वो चैलेंज में हिस्सा ले रहे थे और उनका बाएं हाथ से लगाया गया आप ये कहें कि जो उनके पास जो चीज़ें थी वो अचानक अपना रुख उनका बदल गया और कोर्ट के किनारे मौजूद एक खातून जज पर की कमर पर जा लगा और नशीदा इस वाक़े पर वादे तौर पर घबरा गए। ताहम खातून जज को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन वो चंद लम्हों के बाद खुद को संभालती ज़रूर नजर आई और इसी दौरान नशीदा ने अचानक कोर्ट पर सर के बल फिसलते हुए एक इंतहाई मुबालगा आमेज़ अंदाज में माजरत की और फिर नशीदा ने इसके बाद घुटनों के बल बैठकर बार बार झुककर माजरत की। एक मौका पर तो उन्होंने दोनों हाथों को जोड़कर भी उनसे माफ़ी मांगी। जब वो खड़े हुए तो दोबारा झुके तो जो खातून जज थी उन्होंने भी मुस्कुराते हुए एहतरामन झुककर उनका जवाब दिया, जिस पर यह खुशगवार मंजर एख्तिताम पजीर हुआ और इस माजरत की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लाखों बार अब देखी भी जा चुकी है। बिल्कुल ऐसी है गजल, दैट इज़ अ वेरी गुड जेस्चर। हम अक्सर देखते हैं हमारे यहाँ क्रिकेट एक बड़ी पॉपुलर स्पोर्ट्स है, लेकिन वहाँ पे जब गेंद लगती है ना तो बॉलर बड़े दूर से बस हाथ इस तरह हिला देते हैं। यहाँ पे भी उनको लगी और उसके बाद वो जाके माफी कबूल कर बड़े माजरताना अंदाज में, हालांकि उन्होंने शायद कबूल उसको कर ही लिया होगा, लेकिन वो उनके पास गए, उनके पास बैठे और उनसे माजरत की और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं 3 साल मासूम बच्चे का निजी मैरिज हॉल के मेन हॉल में गिरकर जाँ बाग होने का अफसोसनाक वाक़या कसूर में सामने आया, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर थाना मुस्तफ़ाबाद में 322 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। निजी मैरिज हॉल के मालिक, मैनेजर समेत दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई हैं। अफसोसनाक वाक़े की इत्तला पाकर डीपीओ कसूर डिप्टी कमिश्नर के हमरा फौरी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया और इस वाक़े में मुलविस मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अब जैसे कसूर एक बड़ा सिटी है और उसमें इस तरह का वाक़या होना, अब आपको पता है कि ये अब लाहौर की अगर बात की जाए पूरे पंजाब की तो ये हमें दूसरा वाक़या नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। इस पे कोई पेपर वगैरह है तो हमें बता दीजिएगा। अगर रिपोर्टर हमारे साथ हमें ज्वाइन कर लिया तो हम उनसे, मियां काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। जी मियां साहब, इस हवाले से तफसील बताइएगा।
जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया कसूर थाना मुस्तफाबाद की हदीजी शादी हाल की पार्किंग में मेन गटर ओपन होने की वजह से पेश आया है, जहां शादी की तकरीब जारी थी कि इसी दौरान नन्ना फूल अली महरम, जो कि मुस्तफाबाद का ही रहायशी था, खुले गटर में गिरा, जिसको लोगों ने अपनी मदद आप के तहत गटर जी जी, ये सब आपको आवाज़ आ रही है? मियां काशिफ साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं, जो कि इस वाक़े के हवाले से हमें रब्ता आगाह हमारा कर रहे थे, डिस्कनेक्ट जहाँ है। पे एक अफसोसनाक वाक़या कसूर में पेश आया। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की हमने खबर दी है कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो हमें एक्टिव नज़र आई है। ऑलमोस्ट इस तरह के वाक़यात में हम देखते हैं दीगर हिस्सों में, स्पेशली अगर कराची की बात की जाए तो इंतज़ामिया 24 घंटे 25 घंटे बाद हमें एक्टिव होती हुई नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे हमें इंतज़ामिया की जानिब से काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आई है। लेकिन हसनैन, एक चीज़ है ना कि अभी हमने जैसे कराची में देखा, इतनी हाइप हुई, हमने खुद भी यहाँ बात की, उसके बाद हमने लाहौर में एक वाक़या देखा, वाक़े के बाद ही हमने सारी इंतज़ामिया को एक्टिव देखा। अब अगर देखा जाता तो जहाँ पर इस तरह के मेन होल खुले थे उनको ढकना चाहिए था, ढकने लगाने चाहिए थे। मरीम नवाज साहिबा की बात की जाए तो वो काफ़ी इस हवाले से मुतहरिक नज़र आती हैं, लेकिन बार बार ऐसे वाक़यात का होना थोड़ा से सवालात को जन्म दे है। और इस पर यकीनी तौर पर अब वो छोटा बच्चा था, अब इसके ऊपर मजीद हमारी अगर बात हो जाती है हमारे कोरेस्पोंडेंट से तो मजीद तफसीलात भी सामने आती है। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन नज़ात यहाँ पे मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब के साथ हमारा रब्ता अभी तक बहाल नहीं हो सका। वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब हम बात कर लेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट के फैसले ने न सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारतीय सियासत और मीडिया में भी हलचल मचा दी है। एक तरफ भारतीय कांग्रेस के सीनियर रहनुमा शशि थरूर इसे वेकअप कॉल करार दे रहे हैं और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती किया। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता टीम से नहीं निकाला जाना चाहिए था। तो दूसरी तरफ भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को अरबों डॉलर के मुमकिना नुकसान का भी सामना है। अब पाक भारत मैच के बगैर वर्ल्ड कप की चमक मांद पड़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, लेकिन अवाम की जानिब से इस फैसले को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुस्बत भी करार दिया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल इसी पे बात करने के लिए आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत, हमारे फेवरेट शोएब जट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जट साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक बोल्ड डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, अभी तक तो क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं और क्या इस डिसीजन करने के बाद भारत जो अपनी मनमानी करता है उसको कोई फर्क पड़ेगा या वो अपनी मनमानी जारी रखेगा? देखिए, फर्क तो जरूर पड़ेगा और ये एक बड़ा बोल्ड डिसीजन था। एक ऐसे मौके पे डिसीजन लिया गया जब वर्ल्ड कप अराउंड दी कॉर्नर था। अब इतना टाइम नहीं है कि कन्विंस किया जाए, बातें की जाएं। तो पाकिस्तान ने अपना पत्ता बड़ा सोच समझ के खेला है, काफी उसने टाइम लिया। वो वर्ल्ड कप के करीब जाना चाह रहा था। अब जब करीब चले गए उसके बाद जाके पाकिस्तान ने ये सारे टैक्टिक्स खेले हैं, तो यकीनी तौर पे भारत इससे बैकफुट पे गया होगा और आईसीसी को भी जो है वो थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा झटका लगा होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम जानते हैं आईसीसी के अंदर भी जो हो रही हैं, दीगर ममालिक के बोर्ड जो हैं उनमें भी हमारे जो है वो रवाबित होते हैं। इससे एक चीज मिली है कि बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं जो अभी भारत के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन वो भारत की मनमानियों के खिलाफ जो है वो हमेशा से दिली दिल में उसको बुरा समझते थे, या अपनी प्राइवेट महफिलों में वो उसके मुतालिक जो है वो अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते थे। आप दुनिया भर के ग्रेड्स को देखें, वो भी वक्तन फवक्तन इंडिया की इन ओछी हरकतों पे जो है वो तनकीद करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड्स जिनको एक आवाज चाहिए थी, वो क्रिकेट बोर्ड जो पाकिस्तान के अलावा हैं और दुनिया क्रिकेट में बड़ा नाम रखती हैं, वो भी पसे पर्दा पाकिस्तान के इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल्दो कि वो ऑफिशियली आके इसको नहीं सपोर्ट कर रहे, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बड़ा झटका था जो पाकिस्तान ने बड़े जोर से दिया है और आने वाले दिनों में आपको जो है वो थोड़ी सी और हलचल नजर आएगी। अच्छा जट साहब, मुझे ये बताएं कि अब रिपोर्ट्स कुछ ऐसी बता रही हैं कि मौसम नकवी साहब ने आईसीसी को ये पैगाम दिया है कि अगर बांग्लादेश को दोबारा कंसिडर किया जाता है तो फिर पाकिस्तान भी इस चीज़ पर गौर कर सकता है। इसमें कितनी सदाकत है? मैं नहीं समझता कि ये इतना आसान काम होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो शराइत रखने की उसमें आए, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो स्टांस जो है वो एक इनजस्टिस के खिलाफ था। और फिर आईसीसी ने जी आईसीसी ने जो है वो ऑलरेडी अल्टरनेट का ऐलान कर दिया हुआ है, तो वहां पे तो मुझे नहीं लगता कि यू टर्न हो सकता है।
अलबत्ता ये जरूर है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने एक मजबूत स्टांस लिया है, उसके बाद दुनिया क्रिकेट हिलकर रह गई है। आईसीसी को पता है कि ये बहुत ही जो है वो क्रिकेट के लिए खतरनाक होगा। अगर ये एक मैच ना हुआ तो ये कहानी एक मैच तक नहीं रुकेगी, बल्कि आगे जाके आईसीसी के रेवेन्यू को मुसलसल झटके लगेंगे, क्योंकि जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जितने बड़े स्पॉन्सर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो इस मैच की टीआरपी को लेके, इस मैच की जो पूरी दुनिया में गूंज होती है उसको लेके अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और फिर इन्वेस्टर जब नहीं आएगा तो अल्टीमेटली नुकसान आईसीसी को होगा। तो आईसीसी दिन रात एक कर देगी, आईसीसी तमाम रास्ते अपनाएगी कि किसी भी तरीके से ये मैच हो। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ जो है वो इस हवाले से अच्छी खबरें भी सुनने को मिलेंगी। अच्छा जट साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब क्योंकि स्कॉटलैंड की टीम कल मैच अपना खेल रही थी अफगानिस्तान के साथ, उनको वापस भेजना तो कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान में तो लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि बांग्लादेश वापस आ जाए, लेकिन क्या आप समझते हैं कि बांग्लादेश को फाइनेंशियली आईसीसी अकोमोडेट कर सकता है, या फिर अगर पाकिस्तान अपने इस डिसीजन पे, जो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाएगा, अगर इस डिसीजन को बरकरार रखते हैं तो पाकिस्तान पे किस तरह की पाबंदियां लग सकती हैं? देखिए, पाकिस्तान पर पाबंदियां इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि पाकिस्तान ने खुद अनाउंस नहीं किया, क्रिकेट बोर्ड ने। आप देखें, बड़ी स्मार्ट मूव पाकिस्तान ने खेली है कि गवर्नमेंट को जो है वो इंटरवीन करवाया है और गवर्नमेंट ने आगे ये स्टेटमेंट दी है। और जो आईसीसी का चार्टर है उसके तहत अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट अगर मना कर दे, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंडिया ने आना था तो इंडिया ने प्ली ले ली कि हमें गवर्नमेंट ने मना कर दिया, उन्होंने खुद नहीं कहा कि हम नहीं जाना चाहते। इसी तरीके से जब एशिया कप हुआ था, आपको याद होगा, क्रिकेट बोर्ड पूरा उठ के आ गया था जकार्ता के दौर में लाहौर में, लेकिन उन्होंने अपनी टीम नहीं भेजी थी, उन्होंने कहा था हमें गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। तो इस टाइम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इनिशिएटिव लिया है वो खुद नहीं लिया, उन्होंने वो इनिशिएटिव अनाउंस करवाया है गवर्नमेंट के जरिए। तो आईसीसी के चार्टर के तहत थोड़ी सी जरूर इनको जो है उसकी सम्राट भुगतना पड़ेंगे, बट फिलहाल आईसीसी जुर्मानों पे, पाबंदियों पे गौर नहीं कर रहा। आईसीसी चाह रहा है कि 11th आवर है, सर पे एक इवेंट खड़ा है और ये मैच नहीं हुआ तो इवेंट जो है वो सारा फीका हो जाएगा। उसके जो बाकी स्पॉन्सर्स की इन्होंने जो उनसे कमिटमेंट किया वो फुलफिल नहीं होगी। तो अभी तक उनका सारा जोर जो है वो इस पे है कि इनको मना लिया जाए। ये पाबंदियां हो गई, डराना धमकाना होगा, ये तो बात की बात होती है जब नेगोशिएशन में कोई रास्ता ना निकले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इतना बड़ा मैच है, रेवेन्यू जनरेटिंग मैच है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर हम माजी की बात करें तो इंडिया के बहुत सारे ऐसे फैसले थे जिसमें वो अपने खदशात जाहिर करते थे, अपनी सिक्योरिटी और फिर पॉलिसी की बातें करते थे। अब पाकिस्तान का अगर ये उसूली फैसला है तो फिर इतना ये मुतनाज़ क्यों बनता जा रहा है? देखिए, बात यही है कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार बड़ा स्मार्ट मूव खेला है। ठीक है, ऑल्दो कि मैं एज अ क्रिकेट जो जर्नलिस्ट हूँ, मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट जेंटलमैनों का खेल है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये डर्टी पॉलिटिक्स इंडिया ने स्टार्ट की थी, इंडिया ने अपनी गुंडागर्दी जो है वो स्टार्ट की थी और अब वो अपनी गुंडागर्दी उनके गले में आ गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट ने अपना जो पत्ता है वो काफी बेहतर अंदाज में खेला है कि उन्होंने इवेंट का बाइकआउट भी नहीं किया, अपनी टीम को भी श्रीलंका पहुंचा दिया है और फिर उस मैच के बाइकआउट का ऐलान गवर्नमेंट के जरिए करवा दिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको, जैसे हसनैन भी कह रहे हैं कि ये मैच मुझे भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, हसनैन को भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि क्रिकेट लवर्स को ये मैच देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले दिन इस मामले में बहुत ज्यादा हलचल लेकर आएंगे। अच्छा जट साहब, मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशंस, क्योंकि आपकी क्रिकेट के ऊपर रिसर्च बड़ी गहरी होती है, मुझे बताइएगा, अगर मैं गलत हूं तो हमारे नाजरीन को भी बता दीजिएगा कि जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका मेनली ताल्लुक तो इंडिया से होता है, लेकिन वो अगर सोनी की बात कर ली जाए, स्टार की बात कर ली जाए, वो भी इस मैच को देख के स्पॉन्सर करते हैं और $1 बिलियन की डील करते हैं। सो ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था, शायद पाकिस्तान को ये रियलाइज करने में 10 साल लगे। सो इस फैसले के बाद क्या आप समझते हैं कि वो जो एक सोलो चौधराहट थी बीसीसीआई की, उसमें भी थोड़ा सा कमी आएगी और पाकिस्तान की कोई भी फैसला साजी में जो राय होगी उसको अहमियत मिलेगी? मैं ये समझता हूँ कि ओवरनाइट ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना ब्लॉक बनाना पड़ेगा। आईसीसी इस तरीके से नहीं काम करता, ऑपरेट करता जिस तरह मैं और आप डिस्कस करेंगे, जिस तरह आम शायकीन जो है वो क्रिकेट फैन जो है वो इसको डिस्कस करता है। आईसीसी का एक अपना मैकेनिज्म है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वहां पे जाके अपना ब्लॉक को मजबूत करना पड़ेगा। एफटीपी आपको पता है कि 4-4, 5-5 साल की एफटीपी पहले ही बनी होती है, बीच में आके कुछ नहीं होता कि आज आपने ये फैसला कर लिया तो कल से ये होगा। तो वो एक एफटीपी ने मुकम्मल होना होता है, उसके बाद अगली सूरत हाल जो हो जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये वक्त होगा कि वो जाए और अपने ब्लॉक को मजबूत करे। इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सिर्फ बांग्लादेश खड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी बोर्ड जो है वो इसके साथ शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब तक जो माजी के बिग 3 थे उनमें से कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वेट नहीं देगा, अपना वेटेज इनके जो तराजू है इसमें पुल नहीं करेगा, तब तक मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं होगा। अलबत्ता एक बात मैं जरूर हसनैन की उससे कहना चाहूंगा कि
दुनिया के क्रिकेट में आपको याद होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग का एक इवेंट हुआ, आईपीएल, पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां गए, उसकी चकाचौंध बढ़ गई। फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी जब वहां से उन्होंने उनको बैन कर दिया, उनको नहीं लिया, पाकिस्तान ने मना किया था कि हमारे खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, फिर उन्होंने अनअनाउंस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेना छोड़ दिया और बिल्कुल उनके दरवाजे बंद कर दिए। तो आईपीएल खत्म नहीं हुई, आईपीएल बड़ी होती गई है, उसके स्पॉन्सर्स बड़े होते गए हैं। यहाँ आपको समझना होगा कि दुनिया की क्रिकेट को एक अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन भारत जिसके पास इस टाइम क्रिकेट का रेवेन्यू अब अराउंड आप कह सकते हैं कि 90% है, तो वो रेवेन्यू के जरिए वो तो काफी अच्छे से कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से टूर छोड़ के चली गई थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज थी उनकी तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि इंडिया से ये घिनौनी साजिश की गई थी जो उनको ईमेल आई थी, ठीक है ना, इंडियन मतलब प्रॉक्सी शेयर यूज हुई थी उस पर। तो अब जब ये इतना बड़ा वाकया हुआ है, तो उसके बाद ये जो उनके स्पॉन्सर्स हैं वो हो सकता है कि ऐसा कर सके कि पाकिस्तान को दुनिया क्रिकेट से बाहर करना है तो वो अपने पैसों के खजानों के मुंह खोल दे कि थोड़े से पैसे अगर नुकसान भी होता है तो कोई बात नहीं, हमने अपने राइवल को जो है वो हमेशा के लिए क्रिकेट से बाहर करना है। ये मुमकिन है, ऐसा भी हो सके। लेकिन बाकी जो क्रिकेट के ममालिक हैं, जिनमें आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, न्यूजीलैंड ले लें, जनूबी अफ्रीका ले लें, श्रीलंका ले लें, ये वो कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को खेलता हुआ देखना चाहती हैं। आईपीएल इंडिया का डोमेन था, आईसीसी बेशक इसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस उसमें है, लेकिन वहां पे ये बड़े ममालिक मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका। तो ये मैं समझता हूँ कि इनको पता है कि पाकिस्तान नहीं होगा तो क्रिकेट ठीक ही हो जाएगी, इसलिए पाकिस्तान को यहाँ पे वो वाला हाल नहीं होगा जो आईपीएल में होता था। लेकिन ये ध्यान में रखें कि इंडिया कहीं पे भी जा सकता है, अपने इन्वेस्टर्स के जरिए पैसे लगा के इस मैच को क्या पाकिस्तान को बिल्कुल इवेंट से बाहर करने की कोशिश कर सकता है। सही। थैंक यू सो मच। शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल डिस्कस कर रहे थे। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है आने वाले दिनों में। यहाँ पर लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, मुल्क की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। सियासत पर बात करेंगे। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ एक अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से मुलाकात को गैर सियासी करार दिया। दूसरी जानिब इसी रोज़ पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी यानी कि कल उसका इजलास भी हुआ, जिसमें बानी पीटीआई की सेहत पर शदीद तशवीश का इज़हार किया गया और 8 फरवरी की हड़ताल के लिए स्ट्रीट मूवमेंट तेज़ करने का ऐलान भी सामने आया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आया पीटीआई वाकई वफाक के साथ ताउन की राह पर हमवार हो रही है या फिर सड़कों पर एहतजाज की सियासत के जरिए दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली अपना रही है। यही तजाद है जिस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। थैंक यू फॉर योर टाइम। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। कल वज़ीर आज़म साहब की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात, फिर उसके बाद उनका ये कहना वज़ीर आला साहब का कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान से सियासी अमूर पर कोई बात नहीं हुई। तो फिर आपके नज़दीक ये मुलाकात कितना मौसर समझ रहे हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, जो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है, उनके जो मुझे अल्फाज बाज याद है जो मीडिया में गए हैं, उनका एक तो ये था, उन्होंने कहा था कि एज अ इंसान मैं शायद उनसे कभी ना मिलता, लेकिन चूंकि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ हेड ऑफ द सूबा, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलना मेरे लिए ज़रूरी है, विच इज़ मैं समझता हूँ इट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी की हैं। फिर सुहेल अफरीदी साहब का ये भी कहना है कि उस वज़ीर आज़म से मिल के क्या फ़ायदा कि जिसके पास कोई ताकत ना हो और जो कहता हो कि मैं पूछ के बताऊंगा। वो वजीर आजम क्या वजीर आजम होगा या उसकी कैबिनेट क्या कैबिनेट होगी, जिनको ये पता ही नहीं था कि इमरान खान को जेल ले जाया गया और उनके जो जितने भी उनके वज़रा थे वो या तो झूठ बोलते थे या डिनाई करते थे, उनको पता ही नहीं था। और जब उनको पता चला तो उसके बाद कहीं जाके ये सारी बातें सामने खुलकर आई, और वो भी तब जब आप जैसे किसी ये क्या कहते हैं सहाफ़ी ने जब इसको रिपोर्ट किया, तो मेरे ख्याल में उनके साथ मेन चीज़ जो बात हुई है वो NFC अवार्ड और जो खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पे उन्होंने जिक्र किया था कि एहसन इकबाल साहब के साथ जो
फाइनेंस के बारे में सारी बातें होंगी, तो वो डिस्कशंस होंगी। बिल्कुल। जब सेनेटर साहब मुझे ये बताइए, वज़ीर आला ने दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लाएअमल की बात की है, और क्या पीटीआई वफाक के साथ इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल बुनियादों जो सिक्योरिटी ताउन है उसको जारी रखे? क्योंकि एक लूप होल ज़रूर नज़र आ रहा था। ठीक है, वो ताउन ज़रूर करते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो वफाक के मिनिस्टर्स हैं वो गिला करते हुए नजर आए कि पीटीआई उस तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग फेडरेशन के साथ मतलब कोऑपरेट नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ तरीका कार जो था, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, और वो हमारा नहीं था, वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उन सब का मुश्तरका एक कॉन्फ्रेंस में या एक जरगे में, जिसको ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी आप कह सकते हैं, उसमें एक लाएअमल तय हुआ था कि हम लोग डिस्कशन करेंगे, और ऑपरेशंस जो कि 25-26 हो चुके हैं उनका चूंकि कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि इसका जो है ना आउटकम हो सकता है कोई डिफरेंट तरीके से किया जाए। सो दैट इज व्हाट वी बिलीव इन। तो उसके लिए अगर हमें किसी किस्म की कोई शेयर करनी पड़ती है इंटेलिजेंस या कोई चीजें करनी पड़ती है, तो देयर इज नो हार्म इन इट, और वो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन देखिए, अफसोस इस बात का होता है, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा वालों को अफसोस इस बात का होता है कि जब हमारे सूबे में दहशतगर्दी होती है तो कहा जाता है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है ना दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी तरह एक और सूबे में भी दहशतगर्दी होती है तो वहां पे कोई ये नहीं कहता कि वहां की जो सूबाई हुकूमत है वो उनके साथ मिली हुई है। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में कहते हैं कि चूंकि ये पीटीआई है तो इमरान खान भी उनके सॉफ्ट इमेज रखते हैं और वो उनके साथ रहता है। लेकिन जब किसी और सूबे में होता है तो ये नहीं कहते कि फलाना पार्टी का जो हेड है या जो भी है चेयरमैन है वो भी उनके साथ वो करता है। तो इस चीज में हमारा दिल थोड़ा सा तो दुखता है ना, जायज तो बनता है। अच्छा, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि कल ही हमने देखा कि पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास हुआ जिसमें खान साहब की सेहत पर काफ़ी तशवीश का भी इजहार किया गया, ज़ाती मुआलिज तक रसाई और फिर मुलाकात की बहाली के भी मुतालबात सामने आए। खैर ये तो मुतालबे आपके पहले से थे, लेकिन कल ये फेस टू फेस बात हो गई तो ज़्यादा अच्छा हो गया। लेकिन अब मुझे बताएं कि अगर ये मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो फिर पार्टी का क्या हिकमत अमली है नेक्स्ट? देखिए, ये बहुत जुल्म हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और ख़ास तौर पे इमरान खान के साथ। अब आप जो मर्जी कह लें कि भाई वो कैदी ये है, वो है, फलाना है, वो सियासी कैदी और उसको गलत किस्म के केसों के ऊपर डाला गया है। जिनके ऊपर केस बनने चाहिए थे वो खुले फिर रहे हैं, और जिसके ऊपर कोई केस नहीं बनना चाहिए उसको जेल में डाला हुआ है। अब उसकी तबीयत खराब होती है, उसकी एक आंख में मसला होता है, और ये लोग जो हुकूमत वाले हैं ये झूठ बोलते हैं, ये सच नहीं बताते, या इनको पता नहीं है, या जो भी कह लें। और हालांकि जेल मैनुअल में ख्याल में उसका 935 है या क्या वो है रूल नंबर है, जिसकी हेडिंग है इंटीमेशन टू द फैमिलीज। मतलब ये है कि अगर किसी बात कोई इमरजेंसी होती है या कोई सीरियसनेस होती है, इलनेस होती है, तो सबसे पहले आपने फैमिली मेंबर्स को बताना होता है। और यहाँ पे इन लोगों ने उसका ख्याल नहीं रखा और बगैर फैमिली मेंबर्स को बताए हुए उनको लेकर चले गए। इनको ये भी नहीं पता था, सारे लोग डिनाई करते रहे। मतलब एक प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे हुए थे हुजैफा साहब, उन्होंने कहा कि जी अगर ऑपरेशन हमने करवा दिया तो ये तो थैंक यू करना चाहिए। मैं तो उनको, और हालांकि उससे एक आध दिन पहले हुजैफा साहब कह रहे थे ये सारी फेक न्यूज है, इसकी सब की कभी कोई बात हुई नहीं, ना उनको प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। वो तो जब ये बात सामने आई मीडिया में तो तब कहीं जाके इन सब लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये एक्चुअली हुआ है। तो इस किस्म की चीजें जब ये लोग करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली उसका एक रिएक्शन तो बनता है, हर एक लिहाज से बनता है। आपके कोई जानने वाले हो, आपके जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिसके साथ आपका रिश्ता हो, अगर उसको कोई उसको जरूरत हो हेल्थ फैसिलिटी की और कोई उनको ना दे रहा हो या बता ना रहा हो, आप मुझे बात बताएं आपके दिल में क्या गुजरेगा?
जितने लोग आपकी ये बात मेरी सुन रहे हैं आपके तवज्जुह से, मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके अपने प्यारे हों, जिनसे आप मोहब्बत करते हो, जिनको आप अपना हीरो मानते हो, अगर उनके साथ इस तरीके से हो, आप लोगों के दिलों में क्या गुजरेगा? ऑफ कोर्स गुस्सा भी आएगा, गम भी होगा, ये सारी चीजें गुजरेंगी, ये मिली जुली कैफियत होगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर इन लोगों ने उनका इमरान खान को अपने डॉक्टर्स को एक्सेस ना दिया कि वो उनका करे, और ये याद रखें जब मियां नवाज शरीफ साहब, अच्छा सर, मुझे जाली तरीके लास्ट से में, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, मुझे ये भी बताइएगा कि कल आपके पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें 8 फरवरी को हड़ताल को मौसर बनाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट को तेज करने का ऐलान किया गया। आवाम से दरख्वास्त की जाएगी कि वो दुकान बंद करें, पहिया जाम हड़ताल करें, लेकिन दूसरी जानिब सोहेल आफरीदी साहब की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने गवर्नमेंट के साथ ताउन की बात भी की है। सो एक तरफ पार्टी है जो कि एहतजाज करना चाहती है, दूसरी तरफ एक मुलाकात भी इन्हीं डेट्स में हुई है। सो क्या ये खुला तजाद नहीं है? आवाम फिर किस तरफ जाएगी? वो आपकी बातों को मानेगी या फिर स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाएगी? देखिए, अगर आप दुनिया के किसी भी मसले में देख लें, आप फर्ज करें आपका एक आपकी एक जायदाद है, उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो आप वहाँ एक जगह पे उसके साथ आप नेगोशिएट भी कर रहे होते हो, दूसरी जगह पे आप उनके ऊपर केस भी कर रहे होते हो। ये सारी चीजें बाद में साइमल्टेनियसली चल रही होती है, पैरेलल चल रही होती हैं। अब हम लोगों ने जो एहतजाज कर रहे हैं वो अलग चीज है। वो एहतजाज एक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल हाइस था या डकैती थी, तो उसके खिलाफ हम कर रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ी डकैती आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं। और उसकी वजह यह है कि जिन जिन लोगों ने, अब आप देख लेना, एक जज है, उसने जब केसेस उठाए कि भाई ये ट्रिब्यूनल वाले केसेस उठाए, तो भाई उसकी डिग्री जाली हो गई है। एक कमिश्नर ने ये बताया कि पूरे पिंडी से लेके जेलम तक एक सीट भी नहीं देखी, तो वो 2 साल तक गायब हो गया। एक दो जो क्या कह सकते हैं उन्हें, गवर्नर थे, एक पंजाब के और एक सिंध के। एक तो कहता है, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब देखना ये है कि अब लोग चाहते हैं। थैंक यू सो मच। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर लेते हैं एक न्यूज ब्रेक, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है, क्योंकि रिंग ऑफ पाकिस्तान ने वर्ल्ड दंगल चैंपियनशिप के इश्तराक से दंगल वर्ल्ड कप 2026 के सॉफ्ट लॉन्च का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। ये आलमी सतह पर रिवायती कुश्ती दंगल का एक अहम इवेंट होगा जो पाकिस्तान में मुनक़िद किया जाएगा और पाकिस्तान की तारीख में आप ये कहें कि पहली मरतबा एक मुनज़्ज़म और बैनुल-अक़वामी सतह पर मरबूत दंगल वर्ल्ड कप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके जरिए पाकिस्तान को आलमी स्पोर्ट्स कैलेंडर पर रिवायती देसी कुश्ती दंगल के एक मरकजी मरकज़ के तौर पर पेश किया जाएगा। टूर्नामेंट की बात की जाए तो 20 ममालिक के 20 मुमताज़ पहलवान हिस्सा लेंगे, जिनमें पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, जापान और इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया, इसके साथ रूस, चीन और उस समेत एशिया, यूरोप, मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक भी शामिल होंगे। इस इक़दाम का मकसद दुनिया की कदीम तरीन कुश्ती की रिवायात में से एक को दोबारा जिंदा करना है और इसे जदीद, पेशा वराना और बैनुल-अक़वामी तौर पर काबिल रसाई अंदाज में पेश करना है। मुंतज़मीन के मुताबिक ये इवेंट सकाफ़ती विरसे के फ़रोग, उसके खिलाड़ियों की तरक्की और बैनुल-अक़वामी स्पोर्ट्स तबादले पर तवज्जो मरकूज़ भी करेगा। बिल्कुल ऐसी चीज़ में बात करने के लिए हमारे साथ इमरान शाह साहब मौजूद हैं, जो कि CEO हैं इस रिंग ऑफ पाकिस्तान के, और उसके साथ साथ हमारे साथ हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO लिंकन मॉडल। सर थैंक यू सो मच। देसी घोड़ा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सर ये एक खेल है, जिस तरह से मैं लिंकन से बात कर लेता कि बड़ा डीप रूटेड है पाकिस्तान में जी, और हर शख्स इसके साथ एसोसिएट हो सकता है अगर इस पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की जाए, प्रॉपर स्पॉन्सरशिप को अट्रैक्ट किया जाए। सो आप कब से इस आइडिया को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता जाके अब ये 2026 में आप इसको सॉफ्टली लॉन्च कर रहे हैं, और कितना ज़्यादा पोटेंशियल आपने इसमें देखा और अभी तक कितने लोगों को आप अट्रैक्ट कर चुके हैं? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। 2017 से रेसलिंग की फील्ड में हम लोग आए थे, और पहले तो हम प्रोफेशनल रेसलर्स यहाँ के पे ले आए पाकिस्तान में, तकरीबन 100 से ज़्यादा, 20 मुल्कों से ज़्यादा। जब उनको लाना मुश्किल था ऑफ कोर्स टू स्टार्ट विद,
बिकॉज ऑफ जो पाकिस्तान की नेगेटिव पब्लिसिटी होती है अनफॉर्चुनेटली। जब मैं उनको लेके आया, बिलीव मी, आफ्टर फर्स्ट इवेंट अब वो हमारे पीछे होते हैं कि नेक्स्ट हमने कब जाना है। ओके। तो जब मैंने देखा कि यहाँ का क्राउड वेस्टर्न रेसलिंग को बड़ा पसंद करता है, लेकिन वेस्टर्न ऑडियंस जो है वो हमारी देसी कुश्ती को बड़ा लाइक करती है, तो उनके लिए वो थोड़ा डिफरेंट है। तो फिर हमने थोड़ी रिसर्च की, यहाँ के जो देसी पहलवान बड़ी फैमिलीज़ हैं वो उन्होंने हमें अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि प्लीज़ इस पर भी काम किया जाए। जब हमने रिसर्च की, बिलीव में इतना टैलेंट है, और स्पेशली हमारे एटलीस्ट आई थिंक 80% तो देहात हैं, और वहाँ पे इसके अलावा और एंटरटेनमेंट है ही नहीं। जब कोई मेला होता है, फेस्टिवल होता है, तो लेडीज़ के लिए भी कुछ होता है, बच्चों के लिए भी, और साथ रेसलिंग, तो एक बड़ा ज़बरदस्त स्पोर्ट है, और ये नेचुरली हर बंदा इज़ अटैच टू इट। तो हमने सोचा कि वाई डोंट वी प्रमोट इट प्रोफेशनली, जिस तरह बड़ी कंपनीज UFC, WWE हैं, इस तरीके से किया जाए। एक इशू, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो हमें ये बड़ा इशू होता है कि यार इज़ देयर एनीथिंग गुड कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान, हमें बड़ा फेस करना पड़ता है। तो एक ऐसी चीज़ हमें नज़र आई, मैंने कहा यार दिस इज़ समथिंग वी कैन टेक आउट। एंड देन व्हेन आई एक्चुअली डिस्कस्ड विद माय टीम, उन्होंने जब रिसर्च की तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, सो लेट्स वर्क ऑन इट। That's great. सही हो गया। लिंकन से भी बात कर लेते हैं। लिंकन, एज इमरान सेड, जैसे यू पीपल वेरी लाइक रेसलिंग ना, तो व्हाट वाज द कोर रीजन बिहाइंड दिस रेसलिंग एंड विद द कोलैबोरेशन ऑफ रिंग ऑफ पाकिस्तान? Well, after COVID, Imran approached me and told me what he had done here, which I thought was fantastic. We knew each other in the UK. And I think the future of entertainment is one, live events, and two, sports entertainment, and thirdly, sports tourism. Yes. So I've been in Pakistan a long time, the last couple of years, maybe half my life here, so I'm pretty much becoming a resident. I spend a lot of time That's why here. we call you Desi Gora. That's why they call me the Desi Gora, yes. And I wish people from outside Pakistan, especially from my culture, knew what I know. Yeah. Like, Islamabad's a cool town. Yes. Like, I go out at night, kids are at KFC, they're hanging out. You know, like, it's nothing as it's perceived. And Imran it's in his heart. He wants people to see this new Pakistan. So how do we show Pakistan to the world? They know cricket. Everybody knows cricket. But how do we get young people? So he bought professional wrestling here. He bought wrestlers from over 25 countries, over 100 wrestlers. So we know we can do it. And then one of the issues I think all young people face in the world is too much time on iPads, not enough time being well. Yeah. So get in the mud. Let's get dirty. Let's do physical fitness. And now you talk about the Dangal and Desi Kushti. It has a long heritage. Everyone knows it. I didn't understand your conversation with Imran. I'm not going to lie. I haven't quite become fluent yet. I'm up to about 4 words. Dangal, What kind of Dangal, Ring of Pakistan. Pani, Ring of Tiga, Pakistan. Ring of Pakistan. And this is from his heart. You know, we want to. ठीक है, okay. ठीक है. I don't even speak English very well, so I don't know if I'm going to master you're another speaking language. No. So yeah, it's a passionate thing for these guys. For me, it's about sports entertainment, sports tourism, and I'll say this: Saudi Arabia totally changed its perspective with Riyadh season. Yeah. Boxing, wrestling, they just had a huge WWE. It's changing perception. So it's let's show modern Pakistan to people. And let's do it with a traditional sport, and people love combat sports. Yeah, exactly. That is very relevant because when we see, America, rugby is very popular there because rugby is their sport. Yeah. So this Dangal is our sport. So how do you recognize the talent of Pakistan in this particular Kushti or Dangal when you see the talent and what kind of... How potential you see? Yes. Well, we had the demonstration. I've been watching a lot of Desi Kushti since we've been here. We had the demonstration. These guys are fit. They're big men. So there is absolutely an audience for combat sports, you know. You look at arm wrestling, Yes. UFC. So what we're going to do is, yes, it's going to be in the mud, and yes, it's going to be a dangal, but we're going to open it up to freestyle wrestlers, to jiu-jitsu, Iranians, Kazakhstanis, Azerbaijanis, Americans, Canadians. If you can wrestle, come to Pakistan, get in the mud, and show us what you can do. We'll follow these rules, but all your top Desai Kushtis wrestle in the Olympics. So it's just the surface, the presentation. So we're not going to be in fields. We're going to be in stadiums. There's going to be fireworks. There's going to be lights. There's going to be social media. Okay. Let's take it. Don't change the heritage. That's going to be the modern Just Dangal. move it to 2026. Let's just take it into 2026, and let's get millions of people watching. Yeah, that's great. सही। अच्छा इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा, अब जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये पहली बार दंगल जो है
हम देख रहे हैं आलमी इवेंट हो रहा है, इतना बड़ा इवेंट है, काफ़ी कंट्री से लोग भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें ज़रा जब आप किसी अच्छा काम की तरफ जाते हैं तो चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। कुछ चैलेंजेस थे आपको फेस करने पड़े? देखिए चैलेंजेस तो होते हैं, एंड आई थिंक जिस काम के लिए चैलेंजेस ना हो ना वो वर्थ वाइल ही नहीं होता। Exactly. सो जब चैलेंजेस आते हैं तो वी थिंक इट्स अ ट्रेनिंग, उसको ओवरकम करना है। सो जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव साइड, चैलेंजेस से ज़्यादा जो पोटेंशियल है ना जो हमने लोगों में देखा है तो वो हमें इनकरेज करता है। और रेसलिंग जो है ना एक टूल है। मैंने जिस पहले बात की ना, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट के ओवरसीज़ पाकिस्तानी में 20 साल वहाँ गुजारे, वहीं अभी भी वहीं पे हूँ। तो हमें ये होता है कि पाकिस्तान से कोई अच्छी न्यूज़ आए, हम भी अपने दोस्तों को बताएं कि लुक यार वी डूइंग समथिंग ग्रेट। एंड जब हमें कोई टैलेंट नज़र आता है, कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, वी वुड लाइक टू यू नो एक्सपोर्ट इट। तो सबसे बड़ा हमारा आई थिंक जो सरमाया है वो यंग जनरेशन है। अब मुझे बताएं यंग जनरेशन के पास करने को क्या है अदर देन वो पॉलिटिकल न्यूज़ देखें, ठीक है, और अपनी ओपिनियन बनाएं। फिर उनको फ्रस्ट्रेशन होती है, व्हाट वुड दे डू, दे गो ऑन द स्ट्रीट, तो किसी एक साइड से होके यू नो सो दे टेक इट आउट। तो हमें कुछ ऐसे मौके उन्हें प्रोवाइड करने हैं कि ताकि उसको चैनलाइज किया जाए। जो यंग बंदा होता है उसमें एनर्जी होती है, सो यू कांट सप्रेस इट, यू हैव टू चैनलाइज इट। अब मैं कुछ देहातों में गया, देसी कुश्ती के इवेंट पे 70-70 हज़ार बंदा आया होता है। ओह माय गॉड। ठीक है, कोई स्टेडियम नहीं है, फील्ड में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, आई विश आई कुड शो यू द वीडियोस, पूरी फैमिली, बच्चे आए होते हैं, फैमिलीज आई होती हैं। और क्योंकि ये बड़ा मैनली और पावरफुल गेम है तो वो उनके चैलेंजेस एक शहर का शायद एक गांव का दूसरे गांव के साथ चैलेंज, और एक बंदा वहाँ से टॉप वाला आएगा। तो ये वेरी डीपली रूटेड है। इसको सिर्फ हमने, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, लोग कहते हैं ना कि शायद इन एरियाज़ में लोग जो हैं वो बड़े एग्रेसिव हैं, लेकिन आप देखेंगे कितना डिसिप्लिन होता है। 70,000 बंदा बैठा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन उनको पता है कि यार अगर हमने नज़्म ज़ब्त का वो ना रखा तो नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे नहीं। सो दे लव दिस स्पोर्ट। सब लोग बैठे होते हैं आराम से, और बड़ी रिस्पेक्टफुल स्पोर्ट है ये, जो उनका वो उस्तादी सिस्टम है। जब रेसलर आता है उसको लोग जो है बड़े रिस्पेक्ट से जो है ना वो करते हैं। तो ये पूरा हमारा कल्चर उसमें दिखता है। सो व्हाई डोंट वी टेक इट एज लिंकन सेड टू 21st century and show the whole world. And modern aspect, you know. Absolutely. Lincoln, please tell us about the commercial aspect of this game, because when we see three games, hockey, football and cricket, commercial aspect in hockey is very low, and that's why, you know, in India, Pakistan, you don't see hockey that much, but football is very recognized because of commercial aspect. Cricket is very well recognized because of commercial aspect. So what sort of potential do you see commercially in this event? So next Sunday is the Super Bowl in America. Yeah. It's the biggest American football game in the world. It's the most expensive TV advertising in the world. I think a 30-second slot is about $10 million. My God. And that's because it gets 100 million viewers. India plays Pakistan in cricket, 1 billion viewers. 10 times the audience of the largest event in North America. So when we do the challenge in the UK this summer, Pakistan versus the rest of the world, there is a natural audience. The Punjab alone, 500-600 million people, you know, who love this sport. It just needs someone like Imran to grab it and drag it. And if no one puts it in front of people, no one can see it. The WWE signed the largest entertainment deal in history with Netflix to watch professional wrestling. The UFC has just signed a $7 billion a year deal with Paramount. So the streaming companies recognize that people will watch sports. People will watch sports entertainment, but someone has to grab all the families, all the organizations, and bring them together. And that's what Imran and his brother and his team have done. You know, they've spent 18 months visiting everybody and say, look, guys, we can do this. Yes. We just need support. You know, people like to protect their little empire sometimes, you know, and we're saying we don't want you to leave your empire, but let's make the pie way bigger. Let's wait. And if we don't ever show it to anybody, I've been doing research online and like on TikTok, Instagram. Decide Kushti gets thousands of views. Like we know there's an audience there. It's just about packaging, presenting it in a way that's attractive to streamers, and you know, presentation. And we're Bit gonna of modernization. we're gonna play a little bit with the rules. You're not gonna be allowed to lay on the ground for 10-20 seconds. Though I appreciate these guys because I get tired just watching. Like these are big men. Yeah. One of the instructors was telling me that he has his wrestlers do 2,000 squats a day. Oh my God. I mean, these are fit young men.
and these are fit young men. And I'll say this when we talk about the youth of today. Here's a sentence you'll never hear. I started training and eating well and my life got worse. No one's ever said that. Here's a sentence you will hear. I can't put my iPad down and I'm depressed. Like, we have to get these kids back to their roots and their culture. And here's the important point. You don't have to go to the dangal and become a champion. You're a champion on the journey. It's not the end. Exactly. It's the journey. Get out of your bedroom, get into the mud, and your life will improve 100%, I guarantee it. Exactly. सही। अच्छा इमरान साहब, मुझे स्पॉन्सर्स के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि हम हमेशा बात तो कर लेते हैं अच्छी चीज़ों की भी, बुरी चीज़ों की भी, लेकिन जो मेन एक चीज़ होती है उसके बारे में भी डिस्कशन होनी चाहिए। स्पॉन्सर्स के हवाले से आप बिल्कुल मुतमईन हैं? मुतमईन हो जाए तो जर्नी स्टॉप्स एक्चुअली, वी कीप गोइंग। एक जो माइंडसेट है पाकिस्तान में, जो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, अपना ही बता रहा हूँ, कि वी थिंक कि सब कुछ गवर्नमेंट ने करना है। ठीक है, हर स्पोर्ट को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए हम नहीं कर रहे। हॉकी भी नीचे है, दूसरी भी। जब तक कमर्शलाइज नहीं होगी ना चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। ब्रांड्स जब देखेंगे नॉट एज अ चैरिटी कि यार अच्छी थी रेसलिंग तो होनी चाहिए, तो वो तो नहीं चलेगी ना। शादी आए तो चलो यार लाख रुपए दे, हाँ, 10 लाख दे दिया, इस तरह तो नहीं काम चलेगा। तो हम माइंडसेट भी चेंज करें पहलवानों का, टू बी ऑनेस्ट। मगर नहीं, देखें आपने अपने पाँव पे खुद खड़े होने, टैलेंट है, हमारे जैसी कंपनीज आएंगी, आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम दुनिया को दिखाएंगे, हम एक टीम है। फिर ब्रांड्स देखेंगे, ब्रांड्स हमारे पीछे भाग रहे हैं अभी, क्या बताएं ना। अच्छा मुझे शॉर्टली ऊपर से असल में हमें हुक्म आ गया है कि आपने इसको क्लोज करना है। ओके, इंडिया इसमें नजर नहीं आ रहा, आपने इंडिया को अप्रोच किया था या नहीं? अच्छा, इंडिया को हमने अप्रोच किया है। अब प्लान मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अभी हमने सॉफ्ट लॉन्च की। हम अप्रैल में लाहौर में ग्रैंड दंगल करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से रेसलर्स आएंगे। जो टॉप 10 रेसलर्स होंगे, हमारी एक कमेटी है जो बनाएगी, हम उनको लेके जा रहे हैं यूके। बर्मिंघम में हम बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, जहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हाईलाइट होगी। वैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, हाईलाइट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। उसके बाद हम ऑटम में सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान में जो वर्ल्ड कप की बात है वो करवाएंगे 20 कंट्रीज को लेके। लास्टली एक कुछ सेकंड्स का मैसेज भी ले लेते हैं लिंकन से। लिंकन, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू यंग पीपल? Put down your iPads, get in the mud, get fit. There's nothing good on there for you. It's just boring. It's the same stuff every day. Your life will improve. You'll look better. You'll feel better, and your life will just increasingly get better. And I just very quickly talking about sponsorship. We're speaking to major brands. Let's get behind this. Yeah. You know, you believe in Pakistan. Let's get behind it. We're all trying to do something. These guys are doing a fantastic thing for this place. थैंक यू लिंकन, Thank you guys. Thank you so much. Thank you guys. ख़वातीन व हज़रात, ये थी दंगल वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से गुफ्तगू, जो कि आने वाले दिनों में आपको नज़र भी आएगा। और यकीनी तौर पे इस खेल में एक बहुत पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि ये पाकिस्तान में काफ़ी डीप रूटेड है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर टूरिज्म को जो देखते हैं, सरदार यासिर इलियास खान साहब की क़यादत में इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शालीमार और F9 पार्क में पाकिस्तान टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद, जो कि बड़ा पॉपुलर रहा और पाकिस्तान के सियासी विजन की एक झलक रही। इस फेस्टिवल ने ना सिर्फ फैमिली इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और सकाफती सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया, बल्कि ये बड़े कौमी हदफ की भी नुमाइंदगी करता है, जिसके तहत पाकिस्तान को एक आलमी सतह की सियासी मंजिल बनाने का इरादा है। और आज हम सरदार यासिर इलियास खान से बात करेंगे और उनके जो पाकिस्तान की सियासत को लेके, नॉट सियासत को लेके, जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जी, और फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करने के लिए इन स्टूडियो हमें चुके हैं सरदार यासिर इलियास खान साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आप सबकी जानी मानी शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज तो आप नहीं है माशाल्लाह से। सर मुझे ये बताइएगा, ये इवेंट था माशाल्लाह बहुत अच्छा हमने देखा, फैमिलीज गैदरिंग, फिर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे थे। कैसा आपको इसका फीडबैक आया और क्या आपका विजन था बिहाइंड दिस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव फीडबैक था। एंड विजन वही था जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कन्वे किया था कि वी हैव टू एलिवेट द टूरिज्म सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, और इट स्टार्ट्स एट होम। हम सबसे पहले अपने घर पे काम करें। बीइंग इन इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल, ये इतना प्यारा शहर है, लेकिन हमने पास में इसको निगलेक्ट किया है, निगेट हुआ है। क्यों हुआ है इस पर डिबेट में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आई थिंक ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल पहले भी थी जो आज हैं। ये पहाड़ थे लेकिन अंडर यूटिलाइज थे, तो हमने प्लान ये किया था कि पूरी जो इन्वायरमेंट है उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो F9 पार्क से हमने शुरू किया, क्योंकि अगेन बहुत सारा एरिया था। CDA को हमने इंगेज किया, CDA ने हमें जगह दे दी, जहाँ पे हमने एक नेशनल जो अपना एक टूर्नामेंट है करवाया टेंट पैकिंग का।
45 टीम्स वहाँ पे आई थी फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान, और बहुत ज़्यादा टीम्स और भी आने चाहिए, 80-90 लोगों ने हमें डिफरेंट टीम्स ने परस्यू किया, लेकिन इतनी जगह नहीं थी, ना टाइम था। तो इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट, और वहाँ पे हमने एम्बेसडर्स को इनवाइट किया था, ऑलमोस्ट 12 to 15 एम्बेसडर्स वहाँ पे आए, उनको दिखाया दिस इज वंडरफुल स्पोर्ट, उनके लिए नया एक एक्सपीरियंस है ये। फिर उनको वहाँ पे हमने ट्रेडिशनल पग्गें पहनवाई, तो वो एक था। फिर वहाँ से उनको डबल डेकर टूरिज्म बसेस में हम लेके गए अपने साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो उन्हें शहर भी देखा। फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उनके साथ पैराग्लाइडर्स जो हमारे थे वहाँ पे मोटराइज ग्लाइडर्स, उनके थ्रू हमने फूल फेंकवाए उनके ऊपर, पब्लिक के ऊपर, वो एक नया एक्सपीरियंस था। सीधा हॉस्पिटल लव ऑफ पाकिस्तान, आवाम बहुत खुश थी वहाँ पे। और फिर वहाँ पे पूरी डिफरेंट एरिनाज बनी हुई थी, फूड फेस्टिवल्स थे, मल्टीपल जेम ज्वेलरी स्टॉल्स थे, टूरिज्म के वहाँ पे स्टॉल्स थे, प्रोविंशियल टूरिज्म डिपार्टमेंट्स का प्रेजेंस था, 60 to 70 फूड स्टॉल्स थे फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान। तो बेहद खुशी थी। और इसी के साथ हमारे मार्गला के पहाड़ों से हमने 70 to 80 ग्लाइडर्स को एंगेज किया हुआ था, जो वहाँ से लोगों को टैंडम ग्लाइडिंग करवाए थे। तो फैमिलीज भी उसमें थी, ख़वातीन भी थी, बच्चे भी थे। सो शहर के अंदर, पूरे कैपिटल के अंदर आपको हर जगह पे एक डिफरेंट झलक नज़र आ रही थी इस टूरिज्म फेस्टिवल की। एंड इससे इतनी ज़्यादा क्राउड को हमने एंगेज किया, फ्रॉम इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यूथ इसमें एंगेज हुआ, हमने मैराथन भी करवाया, साइकिलिंग कॉम्पिटिशन भी करवाया, उसमें सारे बच्चे थे, फैमिलीज थी। तो ये पूरा एक फैमिली फेस्टिवल था, एंड 30 to 40,000 लोग डेली आ रहे थे वहाँ पे, और 2 दिन का इवेंट था ये। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, हमें एक वाइब्रेंट इस्लामाबाद नजर आया यासिर भाई, लेकिन अब मुझे बताइएगा, क्योंकि आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी काफ़ी ज़्यादा है, सो आपने इस्लामाबाद को इंगेज किया, रावलपिंडी को भी किया, डेफिनेटली मुल्क के दीगर हिस्सों से भी यहाँ पे लोग आए होंगे। आप या फिर आपकी जो इस वक्त ये जो टूरिज्म को लेके सोच है, वो क्या कह रही है, किस तरह से आप इंटरनेशनल विजिटर्स को भी इस्लामाबाद में इंगेज करेंगे, और वो ताकि इस्लामाबाद में आए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए? ऑब्जेक्टिव यही था हमारा, हम चाहते थे कि इस तरह की एक्टिविटीज़ वन ऑफ ना हो, रेगुलर हो, वफाक में भी हो और सारी प्रोविंसेस के अंदर हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पंजाब में भी हो, KP में हो, सिंध में हो, आज़ाद कश्मीर GB में भी हो, रेगुलर फेस्टिवल्स हों, और पूरा एक इवेंट कैलेंडर हम लेके आना चाहते हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के लिए। डोमेस्टिक बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल में हमने इजाफा करना है, जो कि हार्डली 18 से 20 लाख के करीब है। हम चाहते हैं कि 30 से 40 लाख, 40 से 50 लाख लोगों को हम इन्वाइट करें बाहर से। वो तब भी आएंगे, उनको पता हो कि यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और सस्ती हो रही हैं। देखें, जो एयर बलून था हमारा वहाँ पे, हमने हार्डली 4 से 5 हज़ार रुपये लोगों को चार्ज किए। ग्लाइडिंग की बहुत कम कॉस्ट थी। अगर यही कॉस्ट लोग दुबई में पे करें तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस तरह के आप प्रॉपर वहाँ पे करते हैं इवेंट्स। तो आई थिंक दिस अ बिग डिफरेंस। और यही चीज़ हमने वहाँ पे उनको अट्रैक्शन के लिए उनको देनी है कि पाकिस्तान में जब आप आते हैं यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म के लिहाज से बहुत अपॉर्चुनिटीज सस्ता है। इस तरह की जो पैराग्लाइडर्स हैं, एयर बलून्स हैं, या सफारीज हैं, सस्ती हैं। अभी देखें चोलिस्तान रैली हो रही है, वहाँ पे पूरी इन्वायरमेंट में आप देखें कि फूड कॉस्ट आपकी कितनी है, अकोमोडेशन कॉस्ट आपकी कितनी है, बहुत कम है। तो लोगों को हमने पूरा कैलेंडर देना कि आप पाकिस्तान में आए, यहाँ पे टूरिज्म सस्ता है बानिस्बत इसके कि आप पैसे जाके यूरोप में या कहीं और खर्च करें। सही। अच्छा यासिर साहब, अभी पिछले सवाल के जवाब में आपने बात की ना कि पाकिस्तान में हमने देखा है पहाड़ तो हैं लेकिन यूटिलाइज उस तरह से नहीं किए जाते। आपसे पहले हमारा एक सेगमेंट हो रहा था जो कि रिंग ऑफ पाकिस्तान के ताउन से पाकिस्तान में ऑफिस की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि he is the best office in अब कुश्ती पाकिस्तान। होने वाली है, डिफरेंट कंट्रीज से लोग यहाँ आएंगे और बहुत अच्छा भी वो इवेंट होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे बताएं कि अब फ्यूचर के रोड मैप आपके क्या है, किस तरह के आप इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं इसके साथ साथ? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान में टूरिज्म की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एज ऑफ नाउ 5% कंट्रीब्यूशन है GDP में, जो कि 15 से 18 बिलियन डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं। इसको हमने इंशाल्लाह 40 बिलियन डॉलर तक लेके जाना है। ये अगले 10 साल का हमारा टारगेट है। एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से 3.5 to 4 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं। इसको भी हमने 6 से 7 मिलियन तक लेके आना है। हमने मजीद होटल ब्रांड्स यहाँ पे लाना है, रिजॉर्ट्स यहाँ पे बनानी है। आज इशू ये है, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि जब आप मरी जाते हैं तो चौक हो जाता है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जितना डोमेस्टिक ट्रैवलर है उसके अगेंस्ट यहाँ रिजॉर्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस नहीं है। तो हमने कोशिश करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें और मजीद रिजॉर्ट्स और होटल्स लेके आएँ, ताकि जो लोग डिबेट करते हैं कि रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं फलाना, वो हो गए। जब आपके पास मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होंगे मार्केट में, मल्टीपल ऑपरेटर्स ऑपरेट करेंगे मार्केट में, तो ओपन कंपटीशन होगा और इनफ सप्लाई होगी। आज आपके पास डिमांड तो बहुत है लेकिन सप्लाई कम है। तो हम इंश्योर करना चाहते हैं कि इसका बैलेंस हो, ये डिस्पैरिटी हम खत्म कर दें, नॉट जस्ट इन दिस रीजन बट अक्रॉस पाकिस्तान। मेन फोकस हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के ऊपर है, बिकॉज नॉर्दर्न एरियाज नेचुरली गॉड गिफ्टेड है। पहाड़ भी हैं, आपके लैंडस्केप भी है, क्लाइमेट की डाइवर्सिटी भी है, स्नोफॉल भी है, चेयर लिफ्ट भी लगी हुई है, यहाँ पे अभी स्कीइंग फेस्टिवल भी हम प्लान कर रहे थे। तो एक पूरा कैलेंडर हम बना के हम चाहते हैं कि जब अब जैसे सेंट्रल एशिया की हम बात कर लें, आपके पास कज़ाकिस्तान की डेलीगेशन भी, उज़्बेकिस्तान की भी आ रही है, हम उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आप अपने टूरिस्ट को यहाँ पे बेचें। उनके लिए पूरा मेडिकल टूरिज्म का हम प्रोग्राम बनाएंगे, ताकि जो गेस्ट यहाँ पे आते हैं घूमने फिरने, उनके साथ मेडिकल हम करवाएंगे। इसमें ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे, MRI, डेंटल वर्क, एस्थेटिक्स, डर्मेटोलॉजी का अगर कोई चीज़ देख लें। देखिए, आज अगर कोई भी प्रोसीजर आप दुबई में करवाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 से 5 हज़ार दिरहम मिनिमम आपके लगेंगे। यहाँ वही प्रोसीजर 500 से 1000 दिरहम में हो जाएगा। सेम टाइम पे अगर कोई स्कैन है, आपके किडनी ट्रांसप्लांट है, कोई एनी सीरियस सर्जरी, उसकी मैं हर्निया के ऑपरेशन की एग्जांपल है, क्योंकि हर तरह की प्रोसीजर्स यहाँ पे बहुत सस्ते हैं विद क्वालिफाइड एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। तो मेडिकल टूरिज्म इज अ ह्यूज सेगमेंट। फिर रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और रिलीजियस टूरिज्म पे हम कन्विंस कर रहे हैं अपने जो मुतलका इदारे हैं, जो एजेंसीज़ हैं, जो साथ सफारत खाने हैं, कि ये जो हमसे साइट्स हैं, बुद्धिस्ट साइट्स हैं, आप ले लें।
हम जो सिख हमारे जो भाई हैं उनको कह रहे हैं कि सिख साइट्स हमारे पास गुरुद्वारे बहुत हैं, तो बल्कि हमारे पास सिर्फ 20 के करीब ऑपरेशनल है, 150 तो टोटल हमारे पास कैपेसिटी होगी, उनमें से 10-20 आप लोग ले लें, उनको रिहेबिलिटेट आप लोग करें, उसके साथ हम लीज पे आपको जगह देंगे जहाँ होटल्स बनाएं, रिजोर्ट्स आप बनाएं, इसी के थ्रू टूरिज्म में इन्फ्लक्स होगा। जैसे हम वहाँ पे अगर सिख यात्री हमारे आते हैं वो अपनी इबादत के बाद वापस चल जाते हैं, हम चाहते हैं कि बसंत फेस्टिवल उसके साथ लाइन अप कर लें, ताकि बसंत फेस्टिवल में जब आएंगे अपनी इबादत के लिए साथ साथ बसंत फेस्टिवल इंजॉय कर लेंगे, वहाँ पे कोई म्यूजिकल फेस्टिवल हो, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के वहाँ प्रोग्राम्स हों, ताकि इंगेजमेंट हो लोगों की, ताकि लोग पैसे खर्च करें। देखो बाहर हम जाते हैं किसी एक काम के लिए, हम साथ स्पेंड भी करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं, तो पाकिस्तान में भी वो एवेन्यूज़ हम क्रिएट करना चाहते हैं कि लोगों के पास एक मकसद के लिए वो आए, लेकिन साथ 5-6 जगहों पे इंगेज करें उनको। बिल्कुल। अच्छा सरदार साहब, आपने मरी का जिक्र किया अक्सर, क्योंकि आई एम फ्रॉम मरी, जहाँ पे थोड़ी सी भी स्नोफॉल होती है तो मरी ब्लॉक हो जाता है। यू आर फ्रॉम कश्मीर, बेंगोई से आपका ताल्लुक है, लेकिन आठ मुकाम से लेके केरन तक वो जो पैच है आपने देखा होगा कि वो चंद किलोमीटर्स का पैच है, लेकिन वहाँ पे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं कि वो सिर्फ हम रोड ठीक नहीं कर रहे। फिर आप नीचे से दवारियाँ से रत्ती के लिए चले जाएं, 18 किलोमीटर का पैच है, वो आपको 6 घंटे पैदल कभी कभी चलना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ हमें अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर लें तो वो बेहतर हो सकती है। तो इस हवाले से भी आपने कोई प्राइम मिनिस्टर से बात की है कि इन एरियाज़ पे भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीबन ऑलमोस्ट 5-6 बार इस बात पे हमें कहा है कि आप लोग AJK और GB के ऊपर फोकस करें। देखिए AJK की गवर्नमेंट को हमने बहुत पॉजिटिवली इस पर इंगेज किया हुआ है। हमने उनको कहा है कि आप जगह जो आपके पास अवेलेबल है लीज पे हमें दे दें, लीज पे हम मल्टीपल आपके पास टेक, चाहे फेडरल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे या हम किसी इन्वेस्टर को उनके पास लेके आएँ, जगह वायबल हो। हम जैसे बेहरा टाइप इंटरचेंज बनी हुई है, वहाँ पे हम चाहते हैं कि इस तरह के स्टेशन हों, रेस्ट स्टॉप्स हों जहाँ पे लोग वॉशरूम यूज़ कर सकें, रेस्टोरेंट्स वहाँ पे बने हों, ताकि स्टॉप और पॉइंट्स हों, जाते हुए 3 घंटे की ड्राइव पे आप कहीं तो रुकेंगे, आपके पास EV चार्जिंग स्टेशन वहाँ पे बने हों। साथ में तोली पीर, पीर चनासी, बंजोसा, बहुत सारी लोकेशन हैं जो अंडर यूटिलाइज हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हम करें और इको फ्रेंडली हम डेवलपमेंट करेंगे। ऐसी कोई भी ब्रिक एंड मोटर का नहीं यूज़ करेंगे कि इन्वायरमेंट तबाह हो, इससे रोजगार क्रिएट होगा। प्रोडक्टिवली हम लोगों को चैनलाइज करेंगे, एजुकेशन लोगों को देंगे, एंड साथ ही वो साइट्स हैं जहाँ पे कोई क्राइम रेट नहीं है, ना आज़ाद कश्मीर में क्राइम रेट है, ना GB में है, तो एक तासर दिया जाता है। और हम चाहते हैं कि NOCs को भी हम खत्म कर दें, ताकि जो भी जाता है उसको पूछने की जरूरत ना पड़ जाए, ये सबका पाकिस्तान है। तो अगर ग्लोबली हम ट्रैवल करते हैं तो हम पाकिस्तान में क्यों नहीं ट्रैवल कर सकते? दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान। हम NHA को भी इंगेज कर रहे हैं, जो पैचेज इनकी आप बात कर रहे हैं 2 से 3 किलोमीटर की, ये 5 हो गई 10 किलोमीटर, इट्स नॉट अ बिग एक्सपेंस। हम चाहते हैं कि वो हम कर लें। साथ हम टेलकोज को इंगेज कर रहे हैं कि जो इशूज़ हैं सिग्नल्स के, कनेक्टिविटी के, 4G 5G, हम चाहे GB जाएँ, आज़ाद कश्मीर में जाएँ, वहाँ पे सीमलेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सो ऑल दीज आर ऑन आवर प्रायोरिटी लिस्ट। एयरपोर्ट्स को हम रिवाइव करना चाहते हैं, जो आपको मुजफ्फराबाद का है, जो आपका रावलाकोट का है। उसकी बेसिक वजह ये है कि आज अगर आप एक छोटी चार्टर करके फ्लाइट जाते हैं यहाँ से, वो महंगी नहीं है, वो सस्ती है। $3 से $4 हज़ार 5-6 लोग मिलकर पे कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि उन चीज़ों पर फोकस करें जो कि बाहर मुल्कों में हो रही हैं, पाकिस्तान में भी वो की जा सकती हैं इंशाल्लाह। अच्छा यासिर साहब, आपने कहा आप इस तमाम तरह सूरत हाल से जो है इंटरनेशनल टूरिज्म को सपोर्ट तो मिलेगा, बूस्ट मिलेगा उससे, लेकिन इसके साथ साथ अब जो मैं आपसे सवाल करने लगी हूँ ना, ये थोड़ा पब्लिकली सवाल है। आम लोगों का ये कंसर्न होता है कि जब गवर्नमेंट इस तरह के मेगा इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराती है तो उसमें एक तो बजट का, स्पेंडिंग का, उसमें जो है बाकायदा तौर पर एक प्रॉपर सेफ गार्ड होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ वो ये इस चीज़ का भी कंसर्न रखते हैं कि फीसेस, जो उनकी एंट्री फीस होती है, जाने की फ़ीस होती है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, या फिर वो पब्लिकली कितनी हमें देनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी हम आम पब्लिक से ये सवाल करते हैं, कहते हैं ना कि आप उस इवेंट में ज़रूर जाइएगा, पहला सवाल होता है कितनी फ़ीस होगी, फैमिली के साथ जाना है कितनी एंट्री फीस होगी। तो इस चीज़ को कितना आप ऑर्गेनाइज करके आगे मेंटेन करेंगे? हमने बहुत इस पे एम्फेसिस रखा था, बहुत फोकस किया इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान का पहला टूरिज्म फेस्टिवल, और आपको खुशी होगी जान के कि फैमिलीज़ के लिए कोई एंट्री फ़ी नहीं थी इस पर, इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ जो बैचलर्स थे उनके लिए 50 रुपीज़ की एंट्री फ़ी रखी थी, ताकि बैचलर्स आके ख़वातीन को या बच्चों के फैमिलीज़ के लिए वहाँ पे इनकन्वीनियंस ना हो, ओवर क्राउडिंग भी ना हो जाए। तो इट वाज नॉट टू डिस्करेज, बट एटलीस्ट देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ इनकम। जो हमारे वहाँ पे स्टॉल्स थे, जितने पेविलियंस थे, ये सारा इवेंट मोस्टली 90% स्पॉन्सर किया फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, और बेहद खुशी है इस बात की। प्राइवेट सेक्टर वाज वेरी फोर्थकमिंग। इसमें जो आपने वहाँ ब्रांड्स देखे, जो कंपनीज आ गई थी, लोकल फूड ब्रांड्स देखे आपने, लोकल ऑटोमोटिव कंपनीज आपने वहाँ पे देखी। सो वी इंकरेज देम कि आप लोग कंट्रीब्यूट करें। जो हमने वहाँ पे डायनोज का शो किया है, डायनो वैली ने इसको स्पॉन्सर किया हुआ था, उनकी पूरी एक टीम आई थी जिन्होंने परफॉर्मेंस भी किया था। इस तरह बहुत सारे हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनकंडीशनल सपोर्ट दी, जितने वेन्यूज़ हमें दिए थे, 1000 की पुलिस की स्ट्रेंथ हमें वहाँ पे मिली हुई थी, जिसमें मेक श्योर कि सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि आपको पता है कि जो रिसेंटली ब्लास्ट भी हुए हैं, तो हम इंश्योर करना चाहते हैं कि सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हमें जो आपके मेडिकल टूरिज्म के लिहाज से वहाँ पे इदारे थे, उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। वहाँ पे आपके पास एम्बुलेंसेज भी थी, मारूफ हॉस्पिटल की, शिफा की, फिर वहाँ पे ट्राई सर्विसेज के स्टॉल लगे हुए थे। जो हमारे शोहदा की फैमिलीज़ हैं, उनको हमने वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप अपने वहाँ पे जो आपकी आर्ट्स एंड क्राफ्ट या जो चीज़ें आप लोग बना रहे हैं वो आप लोग सेल करें। क्वेटा से लोग आए थे, आज़ाद कश्मीर से लोग आए थे, KPC मनी वाज नॉट द फोकस। लेकिन उसके बावजूद द फैक्ट दैट ये बहुत ही इकोनॉमिकल हमने मैनेज किया, उसके बावजूद इतना सक्सेसफुल कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल द एलाइड इंस्टीट्यूशंस वर ऑन वन पेज फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव कि
कि नेशनल इंटरेस्ट कम्स अबव ऑल एल्स, और इसने पब्लिक ने अप्रिशिएट भी किया। और आइंदा भी हम ये चाहेंगे कि हम कमर्शियल पे फोकस ना करें। देखें आज जो मुल्क कमा रहे हैं वो ऐसे ही कमाते हैं। मैं ग्लोबल विलेज की आपको एग्जांपल देता हूँ कि ग्लोबल विलेज की भी अच्छी खासी इनकम है, वो बिलियंस ऑफ दिरहम्स में कमाते हैं, लेकिन वो 6 मंथ्स का एक पूरा उनका प्रोग्राम होता है, इवेंट होता है, उनका कैलेंडर बना हुआ और हर साल वो करते हैं, और वो डिफरेंट पेविलियन से पैसे लेते हैं, डिफरेंट ममालिक से, कंपनी से पैसे लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि दिस शुड कन्वर्ट एंड ट्रांसलेट इनटू समथिंग बिगर, एक परमानेंट फीचर हो जो हम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हम इसको पूरे 1 महीने पे लेके आएँ, 2 महीने पे लेके आएँ। इसी तरह से लंदन के अंदर विंटर फेस्ट किया जाता है हाइड पार्क में, हम भी चाहते हैं F9 पार्क में विंटर फेस्ट हो। सो CD इज़ ऑन बोर्ड, इस्लामाबाद पुलिस इज़ ऑन बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इज़ ऑन बोर्ड, IPC ने हमें ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के वेन्यू दिया था। तो हर इदारा ये चाहता है कि हम पाकिस्तान में कुछ करें जिससे चेंज आए, तब्दीली आए, पॉजिटिव चेंज आए, खुशहाली आए। सरदार साहब, मुझे लास्टली ये बताइएगा कि आपकी बातों से तो हमें बड़ी पॉजिटिव लग रही है, लेकिन ये जो कमर्शियल एस्पेक्ट की आपने बात की, जिस तरह एक क्रिकेट बोर्ड की बात कर ली जाए, वो अपने पैसे खुद कमाता है, खुद ही लगाता है, सिर्फ गवर्नमेंट से डिसीजन लेता है। सो आपने ये इवेंट करवा लिया, तो आपको कितना ज़्यादा कमर्शियल पोटेंशियल नज़र आया है इस तमाम तर इवेंट में, ताकि आपके पास अपने फंड्स पड़े और आपने वो यूटिलाइज करने हैं? सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल हम यही चाहते हैं बनाए। देखिए मैं आपको बताऊं कि आज हकीकत ये है कि पाकिस्तान से टूरिज्म का पैसा जो बाहर जा रहा है 2.5 बिलियन डॉलर्स के करीब है। इतना पैसा लोग बाहर जाके स्पेंड करते हैं टूरिज्म के ऊपर। सेंट्रल एशिया लोग जा रहे हैं, टर्की लोग जाते हैं, यूरोप लोग जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं वो बाहर ना जाएं, वो पैसे पाकिस्तान में स्पेंड करें। वो एवेन्यूज़ हम पाकिस्तान में उनके लिए क्रिएट कर देंगे ताकि वो पैसा पाकिस्तान के अंदर ही रहे, और इंशाल्लाह लोग स्पेंड करेंगे। और हम यही चाहते हैं, हम चाहते हैं सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल हो, परमानेंट फीचर हो, ताकि एंट्री फी रीजनेबल हो, लोग अफोर्ड कर सकें। लेकिन लोग इस तरह के अफोर्ड करें जो मिडिल इनकम वाइट कॉलर वाले लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। हम देखें एलीट तो है ही है, एलीट वैसे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमने वो चीज़ लानी है जो मैसेज के लिए हो, जो आम आदमी के लिए हो। तो वही प्राइस स्ट्रक्चर हम तय कर लेंगे कि चीज़ें सस्टेनेबल हो, इकोनॉमिकल हो, लॉन्ग टर्म में उसका कोई इतना नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, पॉजिटिव उसका इंपैक्ट हो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सरदार यासिर इलियास खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे, और यकीन करें कि इतना मज़ा आ रहा था कि हमें टाइम का भी पता नहीं चला। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।